नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज जिस शख्सियत से हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। स्वागत है आचार्य मनीष जी आपका इस हमारे पॉडकास्ट में। बहुत ही सुंदर हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। अगर हम बात करते हैं इस समय आयुर्वेद की या भारतीय पद्धति से इलाज करने की, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की, तो आचार्य मनीष जी का नाम उस सर्वोच्च शिखर पर अब प्राप्त हो चुका है, स्थान सर ने ग्रहण कर लिया है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ लगातार मिल रहा है, देश ही नहीं विदेशों में भी। सर किस तरह से इस जो आपका मिशन है, जो आपका हिम्स है, शुद्धि है, इनकी शुरुआत कैसे हुई? आपने क्या सोचा, इसके पीछे का कारण क्या रहा? देखो, मैं आपके फील्ड से नहीं हूँ। मेरी बैकग्राउंड आयुर्वेद नहीं है। मैं तो आयुर्वेद में बाई चांस आया था। हाँ, आयुर्वेद के डॉक्टर मेरे साथ काम करते हैं, लगभग वही 900 डॉक्टर हमारे साथ आयुर्वेद के जुड़े हुए हैं। तो मैं 1995 में मेरा वजन 39 किलो था। 8 साल लगातार मेरा इलाज चला एलोपैथी में और मैं ठीक नहीं हुआ और मेरा वजन घट घट के 31 किलो रह गया। और मैं 8 साल तक इलाज करता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने आत्महत्या का प्लान बना लिया कि मुझे तो मरना है। तो मैं तो आत्महत्या करने गया था घर से, और हरिद्वार में गंगा में कूदने गया था कि लास्ट मिनट में गंगा की गोद में मरूंगा तो शायद शांति मिलेगी। लेकिन जब देखा कि गंगा के कूदने पे लोग बचा लेते हैं और पता नहीं कितनी देर लगती है मरने में, तो मैं कहा दर्दनाक मौत होगी, तो मैंने निर्णय किया ट्रेन की पटरी पे लेटता हूँ जाके। तो मैं हरिद्वार के पास एक जगह है लक्सर, रात को 8:30 बजे मैं ट्रेन से उतरा और वहाँ पर लेट गया पटरी पर, सामने से ट्रेन आ रही थी। तो बस 20-30 सेकंड का गैप रहा होगा, ट्रेन मुझे मारती। उससे पहले एक साधु आया, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, उस पटरी पे आएगी, तो पटरी बदल ले। मैं उठ के बैठ गया, मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मुझे उसकी एक बात समझ आई कि पटरी बदल ले। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे, मैं सहारनपुर का हूँ, और मैंने पटरी बदल ली। मैंने वो एलोपैथी का रास्ता छोड़ के आयुर्वेद का रास्ता चुना। 3 महीने में वहाँ रहा मेरे मौसा जी के पास श्री गंगानगर राजस्थान में। मेरा 12 किलो वेट बढ़ा, और जब मैं वहाँ पे उनके पास रहा तो मुझे आयुर्वेद समझने का, सीखने का, पढ़ने का मौका मिला। तो जब 3 महीने बाद मैं वापस आने लगा, मेरे मौसा जी ने बोला लाइफ में क्या करना है? तो मैंने कहा लाइफ में करना तो ये है कि कुछ सोचा ही नहीं। कोई आम बच्चा होता बोलता इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा सोचा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि यही काम करेगा क्या? मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया। 3 साल में वहाँ रहा। उन्होंने चरक, सुश्रत, बागभट, जो भी माधवकर संहिता, रत्नावली, जो किताबें आयुर्वेद की हैं, नेचुरोपैथी की हैं, वो सब पढ़वा डाली और बेसिक समझाया कि व्हाट इज़ बॉडी, हमारा शरीर क्या है। साथ में मैंने कुछ कोर्सेज कर लिया, एमएससी कर ली फूड एंड न्यूट्रिशन में, पीजी कर ली न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में, पीएचडी करने लग गया। मतलब मैं डीएनएचई कर ली, मतलब डीएनवाईएस कर लिया। मैंने कोर्सेज करने शुरू कर दिया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। हाँ, पटरी बदल ली। तो बस वो पटरी पे ही चल रहा हूँ, बदली पटरी पे। तो अब एक ही मिशन है कि मुझे, मेरा दूसरा जन्म है, क्योंकि मैं तो मर चुका था एक तरह से। अगर 20 सेकंड वो साधु ना आता और पटरी बदलने को नहीं बोलता तो मैं तो होता ही ना। तो मैं सोचता हूँ ये जीवन मेरा समर्पित है आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को। तो मैंने जीवन में कसम खाई कि आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा, जो इनके अधिकार है इनको दिलवा के रहूँगा। और ये आयुर्वेद की लड़ाई है, घर घर तक पहुँचाना है। क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी प्लानिंग करी कि कैसे आयुर्वेद को ख़त्म किया जाए, कानून बना के, एजुकेशन में उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाकर, झूठ फैलाकर, इसमें केमिकल होता है, इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, ये दवाइयाँ नुकसान करती हैं, किडनी फेल करती हैं, ये सब झूठ है। और अब उस झूठ से पर्दा उठाने में लगे हुए हैं। आज हमारे संस्थान में 900 से अधिक डॉक्टर्स काम करते हैं, 125 क्लिनिक और हॉस्पिटल है पूरे भारत में, और पूरे भारत में हमारा सारे हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में चलने लग गए हैं। लड़ाई लड़ी, उसका फल मिला। और अब आयुर्वेद का डॉक्टर किसी का लाइसेंस बनाने के लिए साइन भी कर सकता है। आयुर्वेद के डॉक्टर को वो सम्मान अब धीरे धीरे मिल रहा है जो उसका चाहिए। अभी मेरी लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आयुष्मान योजना में आयुर्वेद नहीं आ जाएगा। 8 साल हो गए आयुष्मान योजना को आए हुए, उसमें आयुर्वेद को शामिल करने तक लड़ाई जारी रहेगी। और आयुर्वेद को भारत की प्रथम चिकित्सा पद्धति बनने तक लड़ता रहूँगा। मैं बोलता हूँ कि पहली बात तो बीमार पड़ना ही क्यों है। आयुर्वेद का सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं तो बोलता हूँ प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, क्योंकि क्योर तो है ही नहीं। एलोपैथी में तो बीपी की गोली ज़िंदगी भर खाओ, शुगर की गोली ज़िंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली ज़िंदगी भर खाओ। तो ज़िंदगी भर गोली खानी है तो इलाज थोड़ी हुआ। इलाज तो है बंदा अपना खान पान बदले, अपना आहार बदले, अपना लाइफस्टाइल ठीक करे। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब युक्ति के हिसाब से आहार विहार करो, मौसम के हिसाब से आहार विहार करो। क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है क्या कम खाना है, किस मौसम में क्या खाना है,
किस मौसम में क्या नहीं खाना, कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ को खाना, कौन सी चीज़ के साथ क्या निषेध है, क्या नुकसान करता है, सबको पता है। दूध के साथ फल आयुर्वेद में साफ साफ मना है, लेकिन सब मैंगो शेक पीते हैं, सब बनाना शेक पीते हैं। अगर पीना है तो भैया नारियल का दूध बना के उसमें मैंगो शेक पी लो। ऐसे बनाना शेक पीना है तो नारियल का या मूंगफली का दूध बना लो। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, मिलेट्स का दूध भी बना सकते हो। लेकिन वही बात है, बादाम का दूध पी लो। लेकिन इनको तो वो कहावत है ना, गाय हमारी और अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे क्यों, गाय पे एक ही है माँ, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें समझाना चाहते थे भैंस का दूध हजम जल्दी से। अच्छा, भैंस का दूध अगर इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका में क्यों नहीं है भैंस? जंगल में है आवारा पशु के रूप में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोरिया, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, पूरी दुनिया में वैसे हैं, लेकिन जंगल में आवारा पशु के रूप में। दूध कोई नहीं पी रहा भैया, दूध भारतीय ही पी रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, भैंस का दूध पीना है तो फिर रोज 20 किलोमीटर काम करो, सेवा करो, हल चलाओ, घरों में काम करो, नीचे बैठ के झाड़ू मारो, पोछे मारो, फिर पी सकते हो, हजम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भैंस का दूध हजम नहीं होगा। और अगर गाय का दूध भी पीना है तो 5 शर्तें हैं। गाय का दूध भी पीना है, अमृत है गाय का दूध, लेकिन कब? अगर गाय की पीठ पे कुबड़ है, नंबर 1। नंबर 2, गाय रोज जंगल में 3 से 5 किलोमीटर चरने जाती है, नंबर 2। नंबर 3, गाय के बच्चे नेचुरल पैदा होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से नहीं। नंबर 4, गाय को कोई टीके ना लगे हों, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कोई एंटीवायरल, एंटीफंगल, इस तरह के इंजेक्शन ना लगे हों। नंबर 5, गाय का जो चारा है उसमें स्प्रे नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 शर्तें हैं तो गाय का दूध अमृत है, वरना गाय का दूध भी छोड़ दो। और क्योंकि भारत में देसी गाय, भारतीय गाय कम है, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय, एचएफ गाय भारत में ज़्यादा है, तो उनका दूध तो वैसे ही बेकार है। अगर आपको दूध पीना है तो नारियल का दूध, बादाम का दूध या मूंगफली का दूध पियो। अगर आपको कुछ खाना ही है गाय का तो देसी घी प्योर खा लो, गाय का देसी घी। लेकिन उसको भी गर्म नहीं करना, ऊपर से डाल के दाल में डाल लो, रोटी में लगा लो, कड़ी में डाल लो, जो भी खाना है ऊपर से डाल लो, लेकिन उसको वो मत खाओ, गर्म करके मत खाओ। आचार्य जी, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी और भी पॉडकास्ट सीरीज़ हमारी हुई है, तो मैं इस एक ज्वलंत मुद्दे पर हमेशा बात कर रहा हूँ कि जैसे दूसरे विदेश हो गए हमारे, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सारे देश अभी भी जो उनकी कल्चरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या उनका जो बोल सकते हैं उनका देसी इलाज है, वो उसको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। पर भारत की इतनी विडंबना है कि भारत इतना महान देश रहा, इतनी महान चिकित्सा पद्धति होने के बाद भी लोग उसको एक आखिरी रिसोर्स के तौर पे देखते हैं। जब कोई नहीं कर पाया तब हम आयुर्वेद के पास जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो लड़ाई है मेरी। मैं पिछले 30 साल से यही कर रहा हूँ कि भारत की प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होना चाहिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस डले हुए हैं। एक एडवोकेट है, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, आप चाहो तो उनकी वीडियो भी यहाँ काट के दिखा देना। उनके पिताजी के घुटने खराब हुए थे, 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला घुटना चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिन रहे हमारे यहाँ, आज 1.25 साल हो गया, वही घुटना रिपेयर हो गया। पंचकर्मा इतना पावरफुल है लेकिन लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। डाइट लंगन परम औषधम, उपवास लिखा हुआ है, हमारे आयुर्वेद लोग फॉलो नहीं करते। और जो ये भारत में आयुर्वेद सेकंड चिकित्सा पद्धति है, थर्ड चिकित्सा पद्धति है, ये आखिरी नंबर पे आती है। इसमें गलती आयुर्वेद वालों की है। आज भी अगर आप अपने पॉडकास्ट से आह्वान करो, रोज सारे के सारे लोग रोज मोदी जी को चिट्ठी लिखो या मेल करो। अगर सारे भारत के 6 लाख डॉक्टर रोज मेल करेंगे कि मोदी जी आयुर्वेद चिकित्सा को आयुष पद्धति में, आयुष्मान योजना में शामिल कर दो, योगी जी को करो, मोदी जी को करो, अमित शाह जी को करो, हर मुख्यमंत्री को करो, हर प्रधानमंत्री को, सबको कर दो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, उनको मजबूरी में करना ही पड़ेगा। आप घर बैठ के बातें करते हो अपने कमरे में बंद करके, तो मोदी जी को सुनता नहीं। उनको कोई बताने वाला चाहिए ना कि भैया आयुर्वेद प्रथम चिकित्सा तभी बनेगा जब आयुर्वेद के लोग बात उठाएंगे। और आयुर्वेद के लोगों को पहले एक होना पड़ेगा। आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद की बुराइयां बंद करनी पड़ेंगी। जैसे एलोपैथी एक है, आयुर्वेद वाले एक नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। 4 आयुर्वेद के डॉक्टरों को इकट्ठा बिठा दो, एक ही पेशेंट चारों को दे दो, चारों अलग दवाई बताएंगे, जबकि एलोपैथी के चारों एक दवाई बताएंगे। तो पहले तो हमें एकता करनी पड़ेगी। आयुर्वेद वालों, आयुर्वेद वालों का साथ दो। अगर आपको आयुर्वेद की बुराई करनी है तो बंद कमरे में उसके पास अलग से करो। पब्लिकली आयुर्वेद को एक करो। पहले आयुर्वेद एक होगा, हम रोज मोदी जी को मेल करेंगे तो आयुष्मान योजना में आयुर्वेद को लाना पड़ेगा। अगर आयुष्मान में आयुर्वेद आ जाएगा, सरकारी योजनाओं में आयुर्वेद आ जाएगा, हर कर्मचारी आयुर्वेद से इलाज कराएगा, उसके बिल पास होंगे, तो इस देश में प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपने आप बन जाएगा।
अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बात करी कि आयुर्वेद वाले लोग ही आपस में इस तरह का जब उनमें सामंजस्य नहीं है, तो रेफरेंस की बात उठती है। जब भी हम किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो लोग रेफरेंस की मांग करते हैं, उसको आप टैकल कैसे करते हैं? देखो, हम लोग ना आयुर्वेद बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डाइट पे फोकस करते हैं, डाइट पे। हम कहते हैं आहार परम भेषजम, सुनते हैं नाम, आहारम परम भेषजम, आहारम परम औषधम। तो ये परम औषधि जब आहार है, लंघन परम औषधम, उपवास परम औषधि है, तो आहार को फोकस करो ना। और हम लोग कोई भी जो कि रस औषधियाँ हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ताकि उनको कहने का मौका ही ना मिले। क्योंकि अमेरिका दवाई जाती नहीं, जो भी आपकी भस्मों वाली दवाई जाती नहीं, तो भस्म यूज़ ही क्यों करनी है? आप जड़ी बूटी यूज़ कर लो ना, आहार को ठीक कर लो, अपने खाने की बाइट छोटी कर लो। खाना खाने के पहले और बाद में पानी मत पियो, बीच में 1-2 घुट पी लो, लेकिन पहले और बाद में मत पियो। सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ, 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। और खानों में गैप रखो। हम 2 वक्त के भोजन की बात करते हैं, लोग 3 वक्त का भोजन करते हैं। आयुर्वेद वालों को पहले खुद समझना पड़ेगा। दूध वाली चाय मत पियो, क्योंकि चाय में रंग डला हुआ है, उसमें पेस्टिसाइड डला हुआ है, उसमें कलर डाल दिया, उसमें जो चाय की पत्ती है, आप बताओ, वो दूध में डालते रंग छोड़ती है, रंग कहाँ से आया? उसमें रंग डाला जाता है। चाय में फ्लेवोनाइड है तो ग्रीन टी पी लो, लेकिन वो भी डिप वाली मत पीना, क्योंकि एक डिप में 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है। और सबसे बड़ी बात, पनीर खाना छोड़ दो, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियर लिखा है कि दूध का विकृत रूप है पनीर। तो जब विकृत रूप है तो फिर क्यों खाना है? और हर पार्टी में, हर शादी में सब डॉक्टर भी पनीर खा रहे हैं। अरे बोलो ना खुल के, पनीर हमारा भोजन नहीं है। दही अच्छी है, घी अच्छा है, छाछ अच्छी है, लेकिन गाय की शर्तें 5 याद रखना, फिर अच्छी है। वरना उसमें थोड़ा जीरा डाल लो, थोड़ा काला नमक डालो, पियो, कोई दिक्कत नहीं। वैसा घी खाओ, देसी घी, और देसी घी 600 रुपये किलो नहीं मिलेगा। भारतीय गाय का को बढ़ावा दो, गायों का कटना बंद करो। हमारे देश में गाय की पूजा होती है और गाय को ही काट रहे हैं हम, तो गलत है ना। तो गायों का संरक्षण करो, गायों को बढ़ावा दो, आयुर्वेद को बढ़ावा दो, खाने पीने को बढ़ावा दो, और जैविक खेती, बिना स्प्रे, बिना केमिकल वाली खेती को बढ़ावा दो। मैं खुद अभी, हमने चंडीगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से एक प्लांट लगाया है। वहाँ पे रोज की 18,000 लीटर हम गोमूत्र से खाद बना रहे हैं, गोबर से 2500 किलो खाद बना रहे हैं रोज की, और फ्री बांटते हैं हम, निःशुल्क बांटते हैं, किससे 1 रुपये लेते। मतलब गाय के, और 1200 गाय हमारे पास, सारी भारतीय गाय है, कोई जर्सी, कोई HF, कोई गाय नहीं है। और मैं खुद वो गौशाला चलाता हूँ, और सारा उसका दूध और गायों को रोज चरने के लिए भी छोड़ते हैं। और हमारे यहाँ गायों को टीके नहीं लगते, गोमूत्र की भी दवाइयाँ बनाते हैं हम। तो गाय बहुत बड़ी देन है इस भारत की, लेकिन हम इसको बचाना होगा, और गोमूत्र को खेतों में डालना होगा। ये स्प्रे डालने बंद करने पड़ेंगे, और गोबर की खाद से ही हमें दोबारा फसलें उगानी पड़ेगी, ऑर्गेनिक नेचुरल खेती पे आना पड़ेगा। अभी हमारी बात हो रही थी, तो जैसे अभी आपने बात करी, जैविक खेती की बात करी, तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जो अभी नवीन पौधे होते हैं वही आगे चल के औषधि बनते हैं। तो जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, तो हमें लगता है कि जो औषधीय पौधे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या हम सभी की सबकी? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार वही करती है जिससे उसको वोट मिलता है, सरकार वही करती है जिसका उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, सरकार वही करती है जो जनता मांग करती है। सरकार ने 370 बोला, लोगों ने हटा दो, सरकार ने हटा दिया। लोगों ने बोला राम मंदिर बना दो, सरकार ने बना दिया। लोगों ने बोला हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद शामिल कर दो, सरकार ने कर दिया। अब सब लोग मिलकर मांग करो, आयुष्मान योजना में आयुर्वेद शामिल करो, आयुष को शामिल करो, लोग, सरकार करेगी। एक और बात, सरकार को बोलो जैविक खेती को बढ़ावा दो, सरकार करेगी। तो सरकार से मांगो तो सही सही चीज़। और मैं बोलूँगा ये गेहूं और चावल, इसकी खेती बंद करो। गेहूं हमारा मुख्य भोजन नहीं है। लोग 365 दिन पूरे साल के गेहूं खा रहे हैं, जबकि आज से 30 साल पहले कभी साल में हम गेहूं खाते थे, कभी हम बाजरा खाते थे, कभी हम मक्की खाते थे, कभी हम रागी खाते थे, कभी हम मिलेट्स खाते थे, कभी चावल खाते थे। आजकल क्या पूरा साल गेहूं खाए जा रहे हैं, और गेहूं भी नव अन्न खा रहे हैं। आपके आयुर्वेद की किताबें पढ़ी हैं आपने? आप बताओ जरा, नव अन्न खाने का विधान है? पहले पुराना करते थे, 1 साल पुराना करते थे, तो उसके बाद 1 साल पुराना होने के बाद फिर उसको पहले 2 घंटे भिगोते थे, फिर सुखाते थे, फिर उसका खाना खाते थे। आज फिर आटा पिसवाते थे। आजकल आप ताजे अन्न का आटा ले आते, तो बीमारी बनेगा ना। नियम ही पहले से बना हुआ था कि उसको रखना है, और फिर उसमें भी एक हफ्ते का ही सब
निकालते थे, एक हफ्ते का निकालते थे, 2 घंटे भिगो के रखते थे, फिर एक हफ्ते का सुखाते थे, सुखा के पिसवाते थे और खुद खड़े होके पास पिसवाते थे कि वो आटे की चक्की वाला बदल ना दे उसको, क्योंकि वो आटा बदल देता था। और मोटा पिसवाते थे, चोकर वाला। आजकल बारीक आटा ना बचपन में झंडिया बनाने के काम आता। झंडी याद है? हम झंडी बनाते थे मेले में, झंडियाँ। तो झंडियाँ किससे चिपकाते थे? आटे की लेवी से। अब वही आटे की लेवी अंदर चिपक रही है, बीमार हो रहे हो। जैसे आपके कई इनोवेटिव आइडियाज़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं कि हम उसको किस तरह से हमारे आहार से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के कई वीडियोस हमने देखे हैं, कई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, एक मैंने सबसे पहले इन्वेंशन की थी करेला नीम थेरेपी। अब करेला नीम खिलाने का ऐसे क्या होगा, वो अमाशय में जाएगा, पेट के HCl के साथ एक्टिवेट होकर फिर बॉडी में जाएगा। हमने क्या बोला, करेला नीम थेरेपी वो पैरों से मत हो। हमने बेसिकली आपको पैरों के स्पर्श से एब्जॉर्बिंग पावर का ज्ञान दिखाया, क्योंकि एक डॉक्टर ने वीडियो बनाया था कि नंगे पांव घास पे घूमने से कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने उसके जवाब में एक वीडियो बनाया था, देख डॉक्टर तेरा फायदा भी दिखाएंगे, इसकी आंखों की रोशनी भी ठीक करेंगे और इसको डायबिटीज़ भी कंट्रोल कराएंगे। तो मैंने करेला नीम की चटनी बना के बोला पैरों से मत हो, और उसके बाद पेशेंट को पूछा तो 15 मिनट में उसकी जीभ पे स्वाद आ गया, जबकि खाया नहीं। तो उस डॉक्टर को मेरा जवाब था कि भैया जब तुम्हें नहीं पता तो मत बोला करो। जब तुम्हारी पैथी में डाइट नहीं पता, तुम्हारी पैथी में नहीं पता तो मत बोलो ना, जिस पैथी में जो चल रहा है उसको चलने दो। और रही बात, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों बोलते हो, तो भैया 900 डॉक्टर काम करते हैं, रोज रिसर्च करते हैं, 370 क्लिनिकल ट्रायल पेजेस लिख चुके हैं हम, 370 पेपर लिख चुके हैं हम, 70 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, 80 पेपर अभी सबमिट हो चुके हैं, 12 दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, 7 दवाइयाँ हम लॉन्च कर चुके हैं। लगभग हर महीने लगभग मान के चलो एवरेजली 2500 से ऊपर पेशेंट एडमिट होते हैं, लगभग 40 से 45 हज़ार लोग दवाई लेते हैं, लगभग 3 लाख पेशेंट घर पे ही घरेलू नुस्खों से, इलायची खा के, कोई मुलट्ठी खा, मेरे मुंह में मुलट्ठी इलायची है अभी, उससे मेरा गला नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी मेरे को इसके बाद फिर सेशन लेना है, वरना मेरा भी गला बैठ जाता है। तो मुलट्ठी इलायची है, ऐसे 36 चीज़ें हम बताते हैं। तो वो आप अपनाओ, मेरे यूट्यूब है, फेसबुक चैनल में सब डालता रहता हूँ, जो मुझे आता है मैं सब डाल देता हूँ। आचार्य जी, जैसे कि आयुर्वेद भी कहता है रोगा सर्वव्यापी मंदग्नो, यानी कि मंदग्नि से ही सारे व्याधियाँ होती हैं। पूरा श्लोक बताओ, उसके बाद है अजीर्णे मलिने मल संचते, तो सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही अजीर्णे कुपित मल संचते। मतलब सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कि कमज़ोर लीवर, कमज़ोर पेनक्रियास, कमज़ोर हमारा स्प्लीन, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना, खाना हजम नहीं होना, और पेट की अग्नि वीक हो जाना, और हमारा पेट साफ नहीं होना, और अजीर्ण इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, मल कुपित होकर संचय हो जाता है। तो सारी बीमारियों का कारण तो यही है। अब इलाज क्या है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल जो संचय हो गया उसको निकाल दो, डिटॉक्स कर दो, और वो पंचकर्मा से और खाने पीने को ठीक करके उपवास से, लंघन परम औषधम से हो सकता है। आचार्य जी, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम बात कर रहे हैं, आचार्य जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ों पर जब हम बात कर रहे हैं, तो कुछ अंत में कुछ ऐसी 4 से 5 चीज़ें जो हमारे किचन में होनी ही चाहिए, आपकी तरफ से एक कीवर्ड। हल्दी, आंवला, गिलोय, तुलसी और नीम। हल्दी, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 रट लो, ये लगभग 90% बीमारियों में काम करती हैं। आज के बाद जब भी बुखार हो तो गिलोय 3-4 डंडी छोटे टुकड़े, 15-20 पत्ते तुलसी और 15-20 पत्ते नीम के, इनको थोड़ा कूट लेना और उबाल के गर्म पानी की बाल्टी भरना, उसे पाँव डुबो के बैठ जाना 40 से 60 मिनट, और टेम्परेचर होना चाहिए 40 से 42 डिग्री, और उसके बाद उसी को घुट घुट करके पीते रहना 40-60 मिनट। 1 से 2 घंटे में 90% लोगों का बुखार, मतलब 100 अगर लोग करेंगे तो 90 का बुखार 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। क्या बात है। आयुर्वेद को ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है आप बहुत ही सही समय पर आयुर्वेद में इस तरह की क्रांतिकारी विचार लाए हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसमें मेरी पूरी टीम, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर गीतिका, हमारी पूरी टीम है जो रिसर्च पे काम करती है, जो मेरे लिए चीज़ें निकाल के लाती है, क्योंकि मेरे को तो चीज़ें चाहिए ना जो बोलना, और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। और मैं एक और बात बोलूँगा, अभी पिछले 4 महीनों से जो मेरे अपने चैनल है यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टा पे, महीने के 15 करोड़ लोग इसको देख रहे हैं, महीने के 15 करोड़ लोग, और पिछले 3 महीने में लगभग 40 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा है। तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमारी वीडियोस को फैला रहे हो, दुनिया को आयुर्वेद पहुंचा रहे हो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपका जो भी नाम है,
अपने नाम के 5000 फ्रेंड बना के फेसबुक पे को ज्वाइन करा लो। जैसे आप अमित हो तो 5000 अमित को जोड़ लो। आपका नाम क्या है? अपूर्व। तो 5000 अपूर्वों को फ्रेंड बना लो, क्योंकि कोई तमिलनाडु में होगा, कोई गुजरात में होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई चंडीगढ़ में होगा। 5000 अपूर्व ढूंढ लो और उनको फेसबुक पे जोड़ लो, और रोज एक वीडियो जो कि आयुर्वेद का कोई श्लोक देखती हो उसको फैलाओ। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया में क्रांति आ जाएगी और आयुर्वेद फैल जाएगा। जैसा कि आप कहते हुए हैं, जिंदगी जीना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी। इस क्रांतिकारी विचारों को आप सब तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। भारत को और आयुर्वेद को इसकी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।